हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की जो किताब है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, उसको अपन लाइन टू लाइन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ा है ताकि आप लोगों को वापस से पुनः इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपका हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है राणा सांगा के बारे में बात कर रहे थे, जिनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1528 तक रहेगा। और हमने लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ये जो है आपके मालवा और मेवाड़ में युद्ध होता है, फिर मालवा का जो है सुल्तान महमूद खिलजी जो द्वितीय होता है वो पराजित हुआ और राणा सांगा के द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अपन जो है अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा राणा सांगा के बारे में ही। राणा सांगा के द्वारा जो है ईडर के उत्तराधिकार के प्रश्न के बारे में अपन बात करेंगे। यानी अब अपन एक इनकी स्टोरी है। ठीक है, तो ये देखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगी। पहले अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर ये एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात है ईडर के उत्तराधिकार का। ठीक है, तो ईडर के उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए, यह प्रश्न था एक। तो नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर के राणा सांगा और गुजरात के हैं सुल्तान मुजफ्फर, उनके बीच में संघर्ष हुआ था। तो बेसिकली देखिए यहां पर बताना क्या चाह रहे हैं हम कि जो राणा सांगा है और गुजरात के जो सुल्तान है मुजफ्फर, इन दोनों के बीच में संघर्ष कब होते हैं, इनके बीच में संघर्ष क्यों हुए थे। तो ईडर का उत्तराधिकार का जब प्रश्न आया तब इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद नागौर पर प्रभावी स्थापित करने की कोशिश की गई। इसके बाद में मालवा को जो है इन्होंने सहयोग प्रदान किया। तो इस प्रकार से जो है सुल्तान मुजफ्फर जो गुजरात के हैं और राणा सांगा जो मेवाड़ के हैं, इनके बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, पर अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिली थी इसमें। ठीक है, दोनों ही पक्ष जो है अपना एक दूसरे का विरोध करते थे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि राणा सांगा जीते या गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर जीते, कोई जीता नहीं, बस इनके बीच में ये तनातनी चलती रहती थी। ऐसा आप अपने गांवों में भी देखते होंगे कि कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जिनका दबदबा होता है, तो उन दोनों परिवारों की आपस में नहीं बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार का ही दबदबा फिर बना रहे, ऐसा नहीं होता है, दोनों का बना रहता है लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए अब 1517 ईस्वी में, कब, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, ठीक है, राजस्थान की शिक्षा नगरी, तो कोटा जो है वहां पर है खातोली स्थान। और उस खातोली नामक स्थान पर जो है युद्ध लड़ा था राणा सांगा ने। कब लड़ा था, 1517 ईस्वी में। और इसमें जो है दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको परास्त किया था। तो खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है क्या किया था, हराया था। ठीक है, कब, 1517 में। और ये जो खातोली स्थान है ये कहां पर है, तो कोटा में है। ठीक, चल इसके बाद में राणा सांगा की सेना ने बांडी, और बाड़ी जो है वो धौलपुर जिले में आता है, उस धौलपुर के मतलब बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। तो इब्राहिम लोदी की सेना को 2 बार जो है राणा सांगा हराते हैं। एक बार तो कहां पर, खातोली में, जो कहां पर है, कोटा में, कब, 1517 में। उसके बाद में दूसरी बार कब हारते हैं, तो इब्राहिम लोदी को हराते हैं बांडी के युद्ध में। बांडी कहां पर है, तो बाड़ी जो है स्थान वो धौलपुर के अंदर है। ठीक, फिर इसके बाद में राणा की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ भाई, जब दिल्ली के सल्तनत, जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली के सुल्तान जो थे, उनको हरा दिया। भाई जब केंद्र सरकार हार गई तो फिर उसका एक वर्चस्व तो बनेगा ही कि वो केंद्र सरकार को हराने वाला व्यक्ति, वो कौन बन गया था,
राणा सांगा बन गया था और इस प्रकार से राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। इसके बाद 1517 के बाद में 1526 में बाबर ने जो है पानीपत के युद्ध में, बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके आगरा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो ये मुगल वंश जो आता है वो इस प्रकार एंट्री मार रहा है। जो बाबर है वो इस प्रकार से 1526 में एंट्री मारता है कि दिल्ली, जो आपके इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली का शासक हुआ करता था, उसे हराता है और आगरा पर अधिकार किसका हो जाता है? बाबर का। किसका अधिकार हो गया है? बाबर का। कब? 1526 में। यहीं से मुगल वंश जो है अपनी एंट्री मार चुका है भारत के अंदर। अब बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कुछ किया। किसने? बाबर ने राणा सांगा पर जो है विश्वासघात का आरोप लगाया और उस पर जो है भाई युद्ध करने की कोशिश की, कुछ किया मतलब। फिर बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा। अब ऐसा कौन कह रहा है? बाबर कह रहा है। क्या कह रहा है? तो बाबर कह रहा है कि भाई मुझे जो है राणा सांगा ने यह कहा था कि जब मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करूंगा तो मैं तेरी सहायता करने आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? बाबर कह रहा है। और बाबर को सहायता देने का किसने बोला है? राणा सांगा ने। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए आगे। लेकिन राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि जो है वो कहीं पर भी नहीं होती है। ये केवल एक ऐसा आरोप जो है बताया जाता है। इसकी जो है कोई ऑथेंटिक मतलब पुष्टि यानी कि सबूत, ऑथेंटिक चीजें हमारे सामने नहीं आती है। ऐसा बाबर ने केवल बताया है, ऐसी लाइनें कहीं देखने को मिल रही है। तो दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। अतः अब क्या हुआ कि बाबर को लगा कि अच्छा तूने मेरे साथ में विश्वासघात किया। और राणा सांगा वो महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी मर्जी, क्या पता मेरे को नहीं करना तेरा सहयोग। तो अब इससे क्या होगा? बाबर और इनके बीच में युद्ध होगा। जैसे वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि जो है दो या तीन पार्टीज मिल करके जो है क्या करती है, अपना गठबंधन शो करके अपने आप को बहुमत में लाने की कोशिश करती है। लेकिन सपोज करिए वो सॉरी दोस्तों, अब वो दो तीन पार्टियां कोशिश करती है कि हम जो है मिलकर उसे हराए। लेकिन अगर सपोज करिए वो दो तीन पार्टियां वापस अलग अलग हो जाए, गठबंधन टूट जाए, तो फिर तो वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेगी, है ना। जैसे अभी आप देखते ही हैं कई चुनावों के अंदर होता है, दो तीन पार्टियां बड़ी बड़ी मिल रही है, फिर जो है एक पार्टी को हराने की कोशिश होती है, फिर वापस से वही दोनों तीनों पार्टियां अलग अलग हो रही है, फिर वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। तो यहाँ भी यही सीन था कि बाबर और सांगा जो है एक होकर के इब्राहिम लोदी को हराना चाह रहे थे। लेकिन इब्राहिम लोदी जो है वो तो हार जाता है बाबर से, लेकिन बाबर का सहयोग करने राणा सांगा नहीं पहुंचे हैं। अब राणा सांगा जब नहीं पहुंचे हैं तो राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या होगा भाई? युद्ध होगा ही होगा। दोनों के दोनों शक्तिशाली है, महत्वाकांक्षी है, दोनों में अब युद्ध होना निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में राणा सांगा पराजित हुआ था। अब खानवा के मैदान में युद्ध हुआ और खानवा में जो है राणा सांगा पराजित होते हैं। लेकिन इससे पहले बयाना के युद्ध में, ठीक है, बयाना के युद्ध में जो हुआ था फरवरी 1527 में, उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। तो खानवा के मैदान में जरूर जो है आपके राणा सांगा हारते हैं, बाबर जीत जाता है। लेकिन 1527 में जो आपके बयाना का युद्ध हुआ था, उस बयाना के युद्ध में कौन जीता था? राणा सांगा जीते थे और बाबर की सेना को हराया था। 17 मार्च 1527, ठीक है। तो बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में। ठीक उसके एक महीने बाद में मार्च 1527 में खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, तो बयाना का युद्ध पहले हो जाता है। उस युद्ध के अंदर आपके जो है कौन जीतते हैं? राणा सांगा जीतते हैं। लेकिन ठीक एक महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1527 में फिर जो है खानवा का युद्ध होता है। उस खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा हारते हैं और बाबर जीत जाता है। ठीक है,
तोपखाने और तुलुगामा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई थी। तो भाई ये कारण है कि वहां पर जो है बाबर जब आया तो तोपखाने, तुलुगामा युद्ध पद्धति ये सब उन्होंने अपनाई। इस वजह से राणा सांगा जो है यहाँ पर युद्ध हार जाते हैं। कौन सा युद्ध हारते हैं? खानवा का युद्ध हार जाते हैं। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। हुए यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था, घायल हुए, यहाँ यू आया है, ऐसा हो सकता है किताबों में गलती से मिस्टेक। भाई हमारे वीर पुरुष थे, इनको तो कम से कम सम्मान देना हमारे कर्तव्य है। तो राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। किसने? राणा सांगा ने। अब राणा सांगा ने कहा कि भाई मैं हार गया हूं, ऐसा मुझे फील हुआ है, मैं मैदान छोड़ के आया, लेकिन अब मैं जो है अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौट जाऊं, ये मुझे कतई क्या नहीं है, स्वीकार नहीं है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब मैं चित्तौड़ तब ही जाऊंगा जब मैं अपनी पराजय का बदला लूं। तो चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। तब उसके जो भी उनके जो सामंत थे, उन सामंतों ने जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे और सांगा को विष दे दिया। अब वो जो है भाई उस समय के जो सामंत थे, हो सकता है कि वो जो है इस युद्ध को अब अवॉइड करना चाहते हो, वो युद्ध करना ही नहीं चाहते हो, वो ये चाहते हो कि अब जो है हमें कहाँ चले जाना चाहिए? चित्तौड़ चले जाना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास कम सेना रही होगी या कोई और कारण रहे हो सकता है, बहुत सारे कारण है, ये इतिहास है। अब इसके बारे में जितना अपने को लिखा हुआ मिले अपन उतना ही बता सकते हैं, उससे ज्यादा अपना दिमाग लगा करके सोचेंगे तो फिर इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, अपने बस यही सोचना है कि बस सामंत युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और उन सामंतों ने फिर क्या करा? राणा सांगा को विष दे दिया और जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को, कब? 30 जनवरी 1528 यानी इसी महीने में 30 जनवरी को जो है 1528 में बसवा, कौन सा गांव है? बसवा, जो कि दौसा में आता है, वहां पर सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल बनाई गई। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस प्रकार से राणा सांगा का अंत जो है 30 जनवरी 1528 में बसवा दौसा के अंदर होता है और मांडलगढ़ में इनकी समाधि स्थल बना हुआ है। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में राणा रतन सिंह, कौन? राणा रतन सिंह जो है इनका कार्यकाल 1528 से 31 ईस्वी तक रहता है और इसके पश्चात राणा रतन सिंह के बाद में राणा विक्रमादित्य जो है मेवाड़ का शासक बनते हैं। ये जो राणा रतन सिंह है इनका कार्यकाल ऐसा विशेष कुछ रहा नहीं है, इस वजह से जो है 1528 से 31 इनका कार्यकाल रहा। फिर अपन इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब राणा रतन जो है विक्रमादित्य सिंह जो है वो बन जाते हैं मेवाड़ के शासक। ठीक, अब बात करेंगे राणा उदय सिंह के बारे में। तो राणा विक्रमादित्य जो है वो शासक बन चुके हैं। ठीक है, उसी दौरान देखिए तो राणा रतन सिंह जो कि 1537 से लेकर के 1572 तक, 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक जो है राणा उदय सिंह जो है मेवाड़ के शासक रहते हैं। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण जो ख्याति प्राप्त है पन्नाधाय, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। क्योंकि जब राणा विक्रमादित्य जब शासक बने तो राणा विक्रमादित्य को जो है शासक बने हुए कुछ हो सकता है कम उम्र रही हो और उस प्रकार से राणा विक्रमादित्य वहां से बीच में से जो है हट रहे हैं और शासक कौन बन जाता है? उनको हटा करके बनवीर शासक बनना चाहता है। कौन बनना चाहता है? बनवीर जो है वो शासक बनना चाहता है। तो इसलिए जो है उदय सिंह को बनवीर से बचाया था किसने? पन्ना धाय ने। अपना जो पुत्र था चंदन, उसको जो है अपने मौत के घाट उतार करके अपने पन्ना धाय ने जो है क्या करा था? धाय मां होने के कारण उदय सिंह को बचाने का कार्य किया था। और इनकी स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, अब अपन उसको पूरा ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे या ऐसे किया पन्ना धाय पर। बहुत अच्छी जो है एक कविता भी बीच में एक स्टूडेंट थी उसकी वायरल हुई है, आप वो सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छी है। पन्ना धाय पर उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से उदय सिंह को जो है बचा करके फिर कुंभलगढ़ जिले के किला जो था, कुंभलगढ़ किले के अंदर
रखा जाता है। कौन बचाता है? पन्नाधाय बचाती है। किसकी? अपने पुत्र जो होता है चंदन, उसको जो है बेड पे सुला देती है और बनवीर जो है आकर के उस चंदन को मार देता है और उदय सिंह को बचा लिया जाता है। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में, अब किसका सहयोग मिल रहा है? मालदेव जो है उसका सहयोग मिलता है और 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक मतलब कि उसे जो है मेवाड़ का राजा बना दिया जाता है। सीधी सी बात ये राज्याभिषेक मतलब। अब वो राज्याभिषेक कैसे होता है? तो पहले तो राज्याभिषेक होता था, अब केवल राजगद्दी जो है वो दे दी जाती है। और अभी हाल ही में मेवाड़ के अंदर ही विश्वराज सिंह जी जो है वो मेवाड़ के मतलब अब केवल राजा की गद्दी पर बिठाया गया। अब वो राजतंत्र जो था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो जो राज परिवार है उनकी मर्यादाएं हैं, उनके संस्कार है, उनका कल्चर है, ये चीजें उनके कंटिन्यू रहती है ना। तो आज भी जो है बड़े बड़े जो ठिकाने हैं वहां पर ये कल्चर कंटिन्यू है उसमें। अब लेकिन वो कोई राजतंत्र वाली बात नहीं है कि अब मैं राजा हूं तो मैं चाहूं वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन राज परिवार है, उनकी जो परंपरा है, जैसे अपनी कुछ अपनी घर की परंपराएं होती है वो परंपराएं अपन कंटिन्यू करते हैं, तो वैसे ही मेवाड़ परिवार की आज भी परंपरा कंटिन्यू है। और वो जो है फिर मेवाड़ के शासक बने हैं। तो कैसे राज्याभिषेक होता है आपने देखा होगा, जो है एकदम ऐसे तलवार से खून निकाल कर फिर अपनी जो है अपने यहाँ तिलक निकाला जाता है, और इस प्रकार का जो कल्चर होता है वही पूरा राज्याभिषेक कहलाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जिस उदयपुर की अपन बात करते हैं, जिस उदयपुर को अपन केवल मेवाड़ मान लेते हैं, वो उदयपुर तो 1559 में उदय सिंह जी के द्वारा ही बसाया जाता है। और राजस्थान का सबसे सुंदर, सबसे एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बेहतरीन है। मतलब पॉल्यूशन वगैरह बहुत कम, टेम्परेचर एकदम मस्त रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना बिल्कुल जो है एकदम ठंडा माहौल है, और पानी वानी और बहुत शानदार है। झीलों की नगरी है उदयपुर, तो बहुत शानदार सिटी है, कभी घूमने आइएगा देखिएगा। तो उदयपुर नगर जो है बसाया 1559 में उदय सिंह जी के द्वारा। यहाँ जो है उन्होंने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। अक्टूबर 1567 में, अक्टूबर 1567 के अंदर, कब? अक्टूबर 1567 में जो है अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया था? तो अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह जो है उस समय किले की रक्षा का भार जो है वो जयमल और फत्ता को सौंप देते हैं, और वो खुद जो है वहां से पहाड़ियों में चले जाते हैं। और किले की रक्षा किसको सौंपी गई है? जयमल और फत्ता को सौंप दी जाती है। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता जो है दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, और अकबर ने जयमल फत्ता की जो वीरता थी, उनका जो बलिदान था इस धरती माँ के लिए, उस वीरता से मुग्ध होकर के जो आगरा का किला है, उस आगरा के किले के बाहर भी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां जो है लगवाई थी। अभी आप लोगों को जब आगे और इतिहास पढ़ाया जाएगा, जब और अपन इसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर वगैरह पढ़ेंगे, तो मैं एक और जगह बताऊंगा जहां पर जयमल और फत्ता की हाथी पर विराजमान जो है मूर्तियां लगी हुई है। और अगर किसी विद्यार्थी को अभी ही पता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि जयमल और फत्ता की हाथी पर विराजमान मूर्ति और कहां लगी हुई है। एक तो अकबर ने बनवाई थी, और अकबर ने कहां बनवाई है? आगरा के किले के बाहर। ठीक है। अकबर ने वीरता से मुग्ध होकर के, उनकी वीरता को देख करके जो है आगरा का जो किला है, उस आगरा के किले के बाहर जो दो आपके हाथी पर विराजमान दो मूर्तियां हैं, वो जयमल और फत्ता की है। ठीक है। चलिए, इस प्रकार राणा उदय सिंह का कार्यकाल समाप्त हुआ, और इसके बाद में जिस पर पूरा मेवाड़ ही नहीं अपितु पूरा भारत गर्व करता है, उस शासक की अब बात करने जा रहे हैं। और ये वो शासक है जिसके लिए बहुत सारे गाने बने हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग किंवदंतियां चलती है, बहुत सारी चीजें चलती है, और वो है शासक मेवाड़ के ही नहीं अपितु पूरे भारत को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे। एक अलग ही वीर पुरुष जिसके बारे में मतलब कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कमेंट करता ही नहीं है। मतलब
अलग ही शासक थे। इनके बारे में अकबर खुद जो है प्रशंसा करता है, ये ऐसे शासक थे, ये अलग ही शासक है। और इनकी जब इतिहास को अपन पढ़ेंगे तो एक अलग ही मजा भी आने वाला है। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप की बात करेंगे 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक जो है ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। और बड़ी एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो ये आज आप लोग देखते हैं कि कुछ स्कूलों में या कहीं पर भी जो है कुछ व्यक्ति के द्वारा जब धन राशि दी जाती है या कोई और चीज दे दी जाती है गिफ्ट के रूप में, तो उसे जो है भामाशाह का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अभी अब जो है आप देखेंगे कि स्कूलों के अंदर एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि वार्षिकों उत्सव जो है वो होने वाले हैं। और इस वार्षिकों उत्सव के लिए सरकार जो है बहुत कम बजट देती है, उसके अलावा कहा जाता है कि आपको भामाशाह तैयार करने हैं। फिर उन भामाशाहों का भी जो है आपने देखा होगा कि बीकानेर जो है शिक्षा निदेशालय के जो शिक्षा निदेशालय है, जहां पर पूरा मतलब ये स्कूल शिक्षा का पूरा निदेशालय चलता है, डायरेक्टरेट जहां बैठते हैं, वहां पर उनका सम्मान भी किया जाता है भामाशाहों का। तो ये जो भामाशाह वर्ड है, ये भामाशाह शब्द जो आया है, वो इसे इधर जो महाराणा प्रताप का जब अपन पढ़ेंगे इतिहास, वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि ये एक व्यक्ति था जिसकी वजह से जो है आज तक भामाशाह जो है उनको कहा जाता है जो कुछ डोनेट कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कुछ काम ऐसा करो कि आप केवल और केवल अपने ही जीवन में नहीं, पितु आप आज जीवन के लिए अपना नाम बनाकर चले जाएं। जैसे कि आज अगर हम बात करें भामाशाह शब्द की, तो भामाशाह शब्द कोई जो है एक दिन दो दिन के लिए नहीं चल रहा है, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। देखिए 1572 से लेकर 1597 ईस्वी में जो है महाराणा प्रताप हुए हैं, इसी दौरान भामाशाह शब्द आता है। ठीक है, अब सोचिए उस समय से लेकर के आज तक चले आ रहा है। कुछ कर ऐसा कि तेरा नाम आजीवन बन जाए। देखिए महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों मैं चाहूंगा कि कल एक पूरी क्लास ही महाराणा प्रताप के नाम पर हो। इसलिए अपन वीर सेनानी, वीर सपूत, वीर पुरुष और अलग ही एक महान मतलब महान अलग ही एक व्यक्ति था, जिसके बारे में बात करने के लिए भी थोड़ा सा साहस चाहिए, थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए। और अलग ही इसको जो है अपन पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास को। मैं चाहूंगा इसके अंदर अपन कुछ जो है एक दो इनके शेर व शायरियों के साथ में इनकी जो मतलब वीर पुरुषों पर बनी हुई हो वो लेकर के आऊं, और उसके साथ अपन कल महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास आप जरूर ज्वाइन करिएगा, आप लोगों को एक अलग ही मजा आने वाला है, क्योंकि महाराणा प्रताप को मैं पूरे दिल तन मन धन सभी से पढ़ाने वाला हूं। मतलब मुझे एक पढ़ाने का अलग ही आप लोग देखेंगे कि महाराणा प्रताप को मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक अलग ही झलकियों के साथ आपको पढ़ाऊंगा। इनके रिलेटेड कोई कहानी कविता गीत होगा तो वो भी इसके साथ अपन रखेंगे। मतलब केवल और केवल महाराणा प्रताप को अपन इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि आपको अलग ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत ही जल्दी अपन पूरा कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।